हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सर्द हवाओं के बीच में, कड़ाके की ठंड के बीच में एक और नया दिन और एक और नई जर्नी की शुरुआत। और आप देख रहे हैं यात्रा वाला यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त अजय करवेटी। आज फिर निकल पड़ा हूँ अपने होम टाउन से एक और रहस्य और रोमांच से भरी जर्नी की खोज पर। तो आप देखते रहेंगे यात्रा वाला यूट्यूब चैनल और मैं पेश कर रहा हूँ आज एक फिर रहस्य भरी। अपने स्वर्णिम काल के कई राज्यों को अपने सीने में दफन रखने वाली एक ऐतिहासिक नगरी से जुड़े इतिहास के कुछ तथ्यों को खोजने के लिए आज फिर हम निकल पड़े हैं। और सिवनी जिला मुख्यालय से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है और NH-44 से होते हुए हम उस नगरी पर जाएंगे। और इस नगरी की बात करें तो पौराणिक काल से इस नगरी का महत्व रहा है। दोस्तों, आज की यात्रा में हम पहुंचे हैं एक ऐसे नगर में जिसका उल्लेख महाभारत काल से जुड़ता है। जी हाँ, एक ऐसा नगर जिसमें गोंडवाना साम्राज्य में 52 गढ़ों में से एक गढ़ रहा है। ये नगर हम बात कर रहे हैं अपने स्वर्णिम इतिहास की गाथा को कहते छोटे से नगर छपारा की। एक दौर, एक समय था जिसका अपना स्वर्णिम इतिहास और गौरवशाली गाथा रही। इतिहासों में उल्लेखित लेखन के अनुसार गोंडवाना साम्राज्य के 52 गढ़ों में 3 प्रमुख गढ़ सिवनी में रहे, जिसमें चावड़ी, सिवनी और छपारा प्रमुख गढ़ थे। छपारा एक ऐतिहासिक नगरी है और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार 6 बस्तियों को मिलाकर बनाए गए नगर को छपारा कहा गया है। वैनगंगा नदी के तट में बसे और सिवनी जिले के संजय सरोवर बांध के समीप बसे छपारा नगर की आज स्वर्णिम यात्रा की गाथा आपको हम सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। फिलहाल मैं छपारा नगर के समीप बहने वाली वैनगंगा नदी के बड़े पुल के ऊपर हूँ और इसके दोनों ओर आप देख सकते हैं अथाह जलराशि जो है आपको दिखाई दे रही होगी। वैनगंगा की कलकल करती इस अविरल धारा में हम छपारा नगर से जुड़े कई राज और रहस्य को आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नगर में प्रवेश करते हैं। छपारा नगर के अगर इतिहास की बात की जाए तो सन 1500 से 1750 तक के लगभग गोंड राजाओं का छपारा में राज रहा है। यहाँ पर मुख्यतः देवगढ़ के राजा बख्त बुलंद शाह और मंडला रियासत के राजा नरेंद्र शाह का मिला जुला राज रहा। छपारा शहर का अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व काल में सिवनी से भी ज्यादा भव्य हुआ करता था छपारा। फाइनली दोस्तों, तकरीबन 1.5 घंटे की जर्नी करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जिसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक गोंडवाना साम्राज्य, गोंडवाना काल से रहा है। और जिस स्थान पे मैं विजिट कर रहा हूँ उस विलेज का, उससे एक छोटा सा शहर है छपारा और आज छपारा तक की जर्नी हम लोगों के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो है गढ़ी बनी हुई है। अभी फिलहाल मैं उस गढ़ी के पीछे बैठा हूँ और वैनगंगा नदी के बिल्कुल तट पे ये गढ़ी बनी हुई है। और इसी गढ़ी के इतिहास को जानने समझने के लिए आज मैं यहाँ विजिट किया हूँ। और मुगल काल में दीवान परिवार जो यहाँ पर भोसले साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था, तो भोसले साम्राज्य के 40 परिवारों की जो कब्र है हम भी उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की जर्नी से जुड़ते हैं। देवगढ़ रियासत के गोंड राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा अपनी भारी भरकम फौज के लिए छपारा में वैनगंगा नदी के तट में एक गढ़ी का निर्माण कराया गया था। यहाँ बख्त बुलंद शाह ने अपने वफादार सूबेदार राम सिंह को तैनात किया था। छपारा में स्थित इस गढ़ी से उस काल में दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। इसी के साथ में इस गढ़ी से अन्य सैन्य गतिविधियां संचालित की जाती थी। आज जर्जर और खंडर में तब्दील हो चुकी इस गढ़ी के गौरव काल में इसके चारों तरफ से अलग अलग गुप्त रास्ते निकला करते थे। मुश्किल समय में गुप्त रास्तों से नदी पार आसानी से जाया जा सकता था। नदी के उस तरफ पुराने पुल के पास में एक दरवाजा नजर आता था जो कि नदी के नीचे से होते हुए गढ़ी तक आने का रास्ता इतिहासकारों द्वारा बताया गया। इतिहासों में उल्लेख अनुसार छपारा की भव्यता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कभी देवगढ़ रियासत के अधीन तो कभी मंडला रियासत के अधीन छपारा रहा। छपारा में अधिकार के लिए अक्सर कई राजाओं के बीच में आपसी युद्ध हुआ करते थे
और यह कभी भी किसी रियासत का हिस्सा बन जाया करता था। यूं ही साल दर साल बीतते गए और एक दौर आया जब गोंड राजाओं के साम्राज्य का पतन हो गया। गोंडवाना साम्राज्य के पतन के साथ ही छपारा पर मराठा साम्राज्य के भोसले राजाओं का आधिपत्य शुरू हो गया। इसी के साथ में यहाँ बनी यह गढ़ी भी पतन की ओर बढ़ चली। समय के साथ खंडर हुई इस गढ़ी के आज मात्र कुछ अवशेष बाकी है। गोंड राजाओं के पतन के बाद जैसे ही मराठा साम्राज्य शुरू हुआ, तब मराठा वंशज के राजा रघुजी भोसले द्वारा छपारा में अपना अधिकार कर लिया गया। वहीं रघुजी भोसले द्वारा छपारा को महत्व देना बंद कर दिया गया, क्योंकि ये नागपुर रियासत को संभालते थे। संग्रहरी किले के बदले में रघुजी भोसले द्वारा छपारा को ताज मोहम्मद के सुपुर्द कर दिया गया। तब ताज मोहम्मद के वंशजों द्वारा छपारे पर राज किया गया। इस स्वर्णिम नगर के इतिहास में एक दिवाली ऐसी भी आई जो इतिहास में काली दिवाली के रूप में दर्ज हो गई। बात करें सन 1850 के आसपास के लगभग की, तो दिवाली के दिन छपारा पर पिंडारियों ने एक बड़ा हमला कर दिया था। त्योहार का समय होने पर भारी संख्या में आए पिंडारियों के घोड़ों की आवाज से उस समय छपारा नगर दहल सा गया था। पिंडारियों ने सबसे पहले किले को नष्ट कर दिया, वहीं नगर में जमकर उत्पात मचाया। लोगों को लूटना, मारना, काटना, हर तरफ चीख पुकार मची रही। त्योहार न होकर जैसे मातम हो गया। छपारा की रक्षा सेना उस वक्त नागपुर के भोसले राजा के यहाँ दिवाली का त्योहार मनाने गई हुई थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 40,000 लोग मारे गए। बाद में इनके शवों को वैनगंगा नदी के पास में एक बहुत बड़ी खाई खोद के दफन कर दिया गया, जिसे आज गंज शहीद के नाम से जाना जाता है। पिंडारी डकैतियों की अगर बात करें तो सन 1803 से 1818 तक पूरे इलाके में पिंडारियों द्वारा जमकर आतंक मचा रखा गया था। उनकी लूटपाट के चलते छपारा नगर को उभरने में काफी समय लगा। इतिहासकारों द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि पिंडारियों को छपारा से इतना सोना मिला कि इस सोने की चमक के पीछे वह लोग दूसरी बहुमूल्य चीज यहीं छोड़ गए। पिंडारियों के आतंक ने छपारा को उसकी विरासत छीन ली और छपारा को तबाही में तब्दील कर दिया। इतिहासकारों की माने तो पिंडारी डाकुओं को ग्वालियर राजघराने से संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। यह अलग अलग राज्यों में जाकर भारी लूटपाट करते थे और लूटमार में हासिल धन संपदा में आधा हिस्सा राजघराने को दिया जाता था। अंग्रेजी लेखक वेल्सम ने तो पिंडारियों को तबाही फैलाने वाली टिड्डियों की संज्ञा दी थी। सन 1809 में बालाघाट, 1810 में सिवनी, छपारा और छिंदवाड़ा इनके आतंक का शिकार हुआ था। भोसले साम्राज्य द्वारा छपारा की जिम्मेदारी जब दीवान परिवार को दी गई, इसके बाद भी यदाकदा छपारा में अलग अलग राजाओं का आक्रमण जारी रहा। छपारा में दीवान परिवार के तीसरी या चौथी पीढ़ी के दीवान मोहम्मद नजफ खान के राज्य के समय मोहम्मद नजफ खान, जो कि भोसले राजा के विशेष कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर गए थे, उस दौरान मंडला के राजा द्वारा छपारा पर आक्रमण किया गया। नजफ खान के साथ ही इनकी रक्षा सेना भी नागपुर में थी, जिस कारण परिवार में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। जहां सेना द्वारा परिवार के लगभग 45 लोगों की सामूहिक हत्या करके लूटमार की गई, जिनकी सामूहिक कब्र आज छपारा कला में स्थित है। इस विभत्स हत्याकांड से दुखी होकर के भोसले राजाओं द्वारा मोहम्मद नजफ खान को सिवनी में बसने आदेश दिया गया था, जिसके बाद मोहम्मद अमीन खान द्वारा सिवनी में दीवान महल बनाकर सिवनी की दीवानी शुरू की गई। आज हम उसी 45 लोगों के सामूहिक कब्रिस्तान में पहुंचे हैं। छपारा कला गांव में आज मैं एक ऐसे इतिहासकारी स्थान के किनारे पहुंचा हूं, जिसका ताल्लुक सीधे सीधे गोंडवाना साम्राज्य के बाद में मराठा साम्राज्य के भोसले राजा से कहीं इसका लिंक जुड़ता है। छपारा कला में राज करने वाले
दीवान परिवार के वंशज मोहम्मद नजफ खान जो कि छपारा कला में राज किया करते थे, उस समय मंडला के गोंड राजा द्वारा नजफ खान की गैर मौजूदगी पे का कत्लेआम किया गया था और छपारा कला में ही जो है उन लोगों की सामूहिक कब्र बनी है और मैं आज उसी कब्रिस्तान में पहुंचा। छपारा की गढ़ी के इतिहास की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम आज छपारा कला गांव में मोहम्मद नजफ खान परिवार के 45 लोगों के सामूहिक कब्रिस्तान पे पहुंचे। दीवान परिवार के उन 45 लोगों को राजशाही कब्रिस्तान में यहाँ सुपुर्द खाक किया गया। गोंड राजाओं द्वारा निर्मित छपारा की गढ़ी और दीवान परिवार के 45 लोगों की सामूहिक कब्रों की कड़ी से कड़ी जोड़ने की आज ये छोटी सी कोशिश थी और इतिहासकारों के अनुसार हमने जो जानकारी पाई वो आपसे शेयर करी और इसके विषय में अगर आप लोगों को कोई जानकारी हो तो आप साझा कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। तो दोस्तों आज की जर्नी में इतना ही कुछ दिखाने के लिए था और इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की जर्नी करते हैं समाप्त। मैं अजय करवेती आपका दोस्त लेता हूं आपसे विदा। आप सभी को जय जोहार, नमस्कार। मिलेंगे किसी नई जर्नी के साथ पे।